हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ क्वेश्चन के अलावा जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट बनेगा उन सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के पे हमला कहाँ पे किया गया था। तो दोस्तों, ये किंग्सफोर्ड जो थे वो मुजफ्फरपुर के जज हुआ करते थे दोस्तों, है ना। और इन पे ही हमला किया गया था, इन पे ही बम फेंका गया था, लेकिन गलती से ये बम जो पिंगली थे उनके बेटी और पत्नी पे जा गिरा और उन दोनों की मौत हो गई थी दोस्तों। आपको पता ही है, ये घटना 1908 की है ना। 1908 की है, और 1908 की जब ये घटना हुई थी उसी समय प्रफुल्ल चक ने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, है ना। वहीं पे ऑन स्पॉट ये अपने आप को मार लिए थे, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था और इनको फांसी दी गई थी दोस्तों, है ना। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। तो दोस्तों, खादर मिट्टी जो होती है एक्चुअली में वो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, आपको पता ही है। और ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है। एक होता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नई वाली जलोढ़ मिट्टी। तो जो नई वाली जलोढ़ मिट्टी मिलती है ना दोस्तों, वो नदी के किनारे वाले हिस्से पे मिलती है ना, आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं इसमें थोड़ी सी बात करूँ कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बांगर मिट्टी कहते हैं ना। और ये आपकी जो अधिक ऊंचाई वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे एक्चुअली ये मिलती है मिट्टी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सती प्रथा को अवैध घोषित करा था। तो दोस्तों, आपको पता ही है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। राजा राम मोहन रॉय का ये प्रयास था, है ना। राजा राम मोहन रॉय का ये प्रयास था, लेकिन ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, किसने इसको घोषित किया था अवैध। तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों, है ना। 1829 की बात है ना। उस समय इन्होंने किया था। उस समय ये गवर्नर जनरल थे भारत के, आपको पता ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा इन्होंने दास प्रथा का भी अंत करा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हिंद स्वराज के लेखक थे। हिंद स्वराज के कौन लेखक थे दोस्तों। तो आपको पता ही होगा, हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी थे दोस्तों। और इनके अलावा इनकी हरिजन पत्रिका हो जाती है, फिर आपका यंग इंडिया हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी महात्मा गांधी के ऊपर, तो आप उसको भी देख सकते हो। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं उन सारे पॉइंट को मैंने उसमें डिस्कस करा हुआ है, तो आप उसको भी देख लोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर नहीं आता है दोस्तों, तो यही हमें बताना है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हम प्रकृति की वस्तु है ना, उसको डायरेक्ट अपने काम में लेते हैं ना, उपयोग में लेते हैं ना, उसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु कहते हैं। तो इसमें देख लो, कृषि हो गया, डेयरी हो गया, है ना, वानिकी हो गया। ये तीनों आपके डायरेक्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, प्राकृतिक से लेकर उपयोग करते हैं। लेकिन वही बैंकिंग सेक्टर हो गया, यहाँ कोई प्राकृतिक का चीज़ होता है क्या, एक्चुअली नहीं। तो ये आपका प्राकृतिक सेक्टर नहीं होता है ना, प्राकृतिक क्षेत्र नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। मोपला आंदोलन हुआ था दोस्तों। मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ये केरल में हुआ था, आपको पता ही है। और इसके जो मुख्य नेता थे वो अली मुस्लियार थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, है ना। ये 1921 की बात है, अली मुस्लियार, है ना। तो ये एक्चुअली हुआ क्या था, इसमें क्या हुआ था मोपला विद्रोह में, कि जो वहाँ के जमींदार हुआ करते थे ना, वो हिंदू वर्ग के थे दोस्तों। और वहाँ के जो रैयत थे, जो मतलब किसान थे दोस्तों, वो मुस्लिम वर्ग के थे, है ना। और ये हिंदू वर्ग के थे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा कुछ लग रहा था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच का मतलब एक विद्रोह चल रहा है। तो इसको गांधी जी ने बहुत ही जल्दी नोटिस कर लिया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ ऐसा होने वाला है। तो गांधी जी आकर उन्होंने सीधा किसानों को सपोर्ट किया, गांधी जी ने, है ना। गांधी जी ने किसानों को सपोर्ट किया। अब गांधी जी किसानों को सपोर्ट कर दिए, अब चूंकि गांधी जी तो एक हिंदू वर्ग के और उन्होंने किसानों को सपोर्ट किया जो कि मुस्लिम वर्ग के थे, तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं मतलब सिद्ध हो जा रहा था कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का विद्रोह नहीं है बीच का, है ना। तो ऐसा समथिंग था, तो ये इसीलिए ज़्यादा थोड़ा फेमस हो जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्राचीन रूप कौन सा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्राचीन रूप कौन सा है दोस्तों, तो वह है ध्रुपद। आपको पता होना चाहिए ध्रुपद
सबसे प्राचीन रूप है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि ध्रुपद होता क्या है एक्चुअली में, तो दोस्तों ध्रुपद का अगर बेसिक डेफिनेशन कहा जाए तो ये जिन पदों में उक्त नियम का निर्वाह हो रहा होता है ना, उक्त नियम का निर्वाह हो रहा होता है, उक्त नियम का निर्वाह हो रहा होता है ना, तो उसे ही हम लोग ध्रुपद कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग ध्रुपद से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो दोस्तों लखनऊ समझौता आपको पता ही होगा, कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता हुआ था, है ना, 1916 में हुआ था दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम संगठन था और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक गठबंधन टाइप का हो गया था, है ना। तो अब मुस्लिम संगठन के उस समय के हेड, मतलब अगर बात करूँ तो ये दोनों जो हुआ था ना, उस समय के एक बहुत ही मतलब बड़े नेता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना थे, आपको पता ही है। और इधर से जो प्रमुख नेता के रूप में थे वो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। एक्चुअली हुआ क्या था कि इन दोनों के बीच मतलब एक गठबंधन में बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही बड़ा रोल था, और उसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक कमेंट भी किया था, वो आप हमें कमेंट में बताएंगे इन्होंने क्या उसमें एक बात कही थी। देखिए इसी समय में जो भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक पता है किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने कहा था उस समय। अब आपको चौंक रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक इनको कहा, और फिर वो उन्होंने मुस्लिम के मतलब एक कम्युनिटी को अलग करने की प्रयास करी। तो ऐसा कुछ पहले नहीं था, बाद में ये सिचुएशन राजनीतिक तौर पे बढ़ती चली गई तो वो हो गया, तो वो सब केस जो है वो थोड़ा अलग है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान के प्रस्ताव में नहीं शामिल हैं? तो देखते हैं दोस्तों कौन शब्द जो है वो भारत के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। जो भारत का प्रेम्बल है, इंडियन का जो प्रेम्बल है, उसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो शामिल नहीं है दोस्तों? तो आप एक बार जब अपनी एनसीईआरटी का सेकेंड थर्ड पेज देखोगे पलट के, तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा प्रेम्बल एक बड़ा सा, उसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये चीज़ें साफ साफ लिखी गई है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है वो वर्ड, बहुत ही अच्छा, मैंने तो मतलब बहुत बार पढ़ी है, आप भी एक बार देख लेना, कोई इशू नहीं है। समानता ऑफकोर्स है, धर्म उसमें नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपना संविधान किसी एक पार्टिकुलर धर्म को नहीं बोलता है, ये सभी धर्मों का वो करता है ना। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता आपको पता है ये वर्ड है, धर्मनिरपेक्षता अगर वर्ड आ जाता है तो धर्म तो कहीं से भी इसको मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें समानता आ जाएगा, समाजवादी आ जाएगा, धर्मनिरपेक्षता आ जाएगा, है ना। किसी धर्म पार्टिकुलर धर्म को ही सपोर्ट नहीं करता है, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्टार्ट हुए थे भारत में, 3 विश्वविद्यालय, और तीनों प्रेसिडेंसी में हुए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, है ना दोस्तों, याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी में हुई थी दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था कोलकाता में दोस्तों, सबसे पहले जनवरी के समय में, है ना। अब आपको ईयर दिया हुआ है 1857, तो जनवरी में ये हुआ था। फिर आपका हुआ था दोस्तों कहाँ पे, तो ये हुआ था बम्बई में, याद रखिएगा। दूसरा का हुआ था बम्बई में, जुलाई वाला समय में, है ना, जुलाई वाला समय में बम्बई में हुआ। फिर तीसरा कब हुआ था दोस्तों, तो ये तीसरा जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। ये कब हुआ था, आपका सितंबर के समय में हुआ था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, सितंबर के समय में हुआ था। अगर वही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर ले, बनारस यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, बनारस विश्वविद्यालय की बात की जाए, तो ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, जिसमें आपका एनी बेसेंट का भी प्रमुख रोल रहता है। तो ये आप हमें कमेंट बताएं कि ये कौन से ईयर में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? दोस्तों जैसा कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि एक ना एक किसी भी मतलब राज्य की प्रमुख नृत्य शैली को पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप इसका एक लिस्ट बना लेंगे और उसको रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे दोस्तों, देखते रहेंगे, देखने से ही चीज़ें याद होती हैं। तो ये सब चीज़ें रहेंगी दोस्तों, आप इसको ज़रूर कर लेंगे। अगर मैं इसकी आंसर की बात करूँ तो दोस्तों ये मिज़ोरम का एक बहुत ही मतलब एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है ना, याद रखिएगा, मिज़ोरम की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अब आपको पता ही है मिज़ोरम किस दिशा में है, जो भारत के कौन से साइड में मिज़ोरम है दोस्तों, तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना, याद रखिएगा।
चलिए, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जायद मौसम के समय में कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों? उपजाई जाती है अपने भारत में दोस्तों। तो उस समय होता है तरबूज वाला फसल, जो पानी फल होती है ना बहुत सारे, तो वो सब चीज़ें जो वाटर ज़्यादा कंटेन करती है। ये एक्चुअली अभी वाला सीज़न बीत चुका है, जस्ट बीता हुआ सीज़न है, तो वो जायद मौसम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी गेहूँ, बाजरा और मक्का जो होता है ये रबी, ये कहीं ना कहीं आपका रबी फसल का हो गया। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, है ना। जायद फसल में तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब चीज़ें उगाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने दिया था? तो दोस्तों आपको पता ही है ये नारा किसका था, दिल्ली चलो, वन ऑफ द फेमस सुभाष चंद्र बोस का था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, आपको पता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो दोस्तों 1905 में भारत माता की एक छवि बनाई थी, तो वो किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु जी के भाई हुआ करते हैं दोस्तों, है ना, भाई हुआ करते थे। चलिए, अब गुरु जी के बारे में तो कौन नहीं जानता, और उनके ही एक भाई देवेंद्रनाथ टैगोर ICS परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति बने थे दोस्तों, पहले भारतीय बने थे, है ना, याद रखिएगा ये भी। ICS जो कि अभी IAS हो चुका है ना, चलिए याद रखिएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह को हथियार बनाकर प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों, है ना। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले। अपने जीवन का पहला सत्याग्रह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था दोस्तों, है ना। और भारत में जो पहला है वो चंपारण में हुआ था, आपको पता ही है, तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में, है ना। उसके बाद मजदूरों के लिए बारदोली में करा इन्होंने, उसके एक साल बाद ये हुआ था आपका 1919 की बात है। फिर दांडी मार्च भी हुआ था, आपको पता ही है, ये भी दांडी यात्रा ये भी करा था। तो ये चारों के चारों इन्हीं के द्वारा तीनों की गई है। लेकिन जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था ना दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने कर दिया था, है ना, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण करा? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव रखा था वो कांग्रेस के लाहौर सेशन में रखा था दोस्तों, है ना। कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929 का वो सेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे दोस्तों, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसमें ही इन्होंने ये कह दिया था कि आने वाला 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज का गठन तो करा था, उसी में उन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा करी थी, है ना, आने वाला 26 जनवरी 1930 को। इसी वजह से तो अपना जो भारत का संविधान था दोस्तों, वो जब 26 जनवरी 1950 से 2 महीना ठीक पहले ही बन के तैयार हो गया था, फिर भी 2 महीना का टाइम लिया गया, क्यों? 2 महीने बाद इसको लागू क्यों किया गया? वो यही डेट इंपॉर्टेंस रखता है, 26 जनवरी 1930 वाला। इसी वजह से 26 जनवरी का जो डेट है ना, उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, है ना। नहीं तो ये तो नवंबर के समय में ही ये लागू हो जाता, और हम लोग जो आज रिपब्लिक डे मनाते हैं वो नवंबर में ही मनाते, ना कि 26 जनवरी 1950 से जो स्टार्ट हुआ था तो 26 जनवरी को ना मनाते। तो ये कहीं ना कहीं एक इसके पीछे का इतिहास था। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में जो होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने इसको पुणे में स्टार्ट करा, इन्होंने मद्रास में स्टार्ट करा। 1916 में ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन किससे शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय एक्चुअली होता क्या था, उसके पहले कि सारी ज़मीन जो होती थी वो ज़मींदारों के पास हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेज जब चले गए तो सारी ज़मीन ज़मींदारों ने ले रखी थी, पूरी हड़प रखी थी। तब ज़मींदारों से किसानों के पास आना चाहिए ना, तभी तो खेती होगी, तभी तो अपना जो एग्रीकल्चर वाला चीज़ है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो कर्ज में ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी थी। तो ये सब सोच के, मतलब जो उस समय के महापुरुष हुआ करते थे, उन लोगों ने एक विचार बनाया कि क्यों ना हम लोग भूमि को दान करें किसानों को, जिसके वजह से उन लोग का भी थोड़ा सा वो बने कि
सब कुछ उगाया जाए, कृषि किया जाए, जिसकी वजह से अपने देश का भी इकोनॉमी अब आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि अब वो तो पूरा तरीके से डिपेंडेंट होने वाले थे ना, अपना देश पूरा अंग्रेज़ों से तो ऑलरेडी हट चुके थे। तो ये सब चीज़ें रही थी। तो उसमें जो एक कदम निकला आया वो विनोबा भावे के द्वारा एक उठाया गया कदम था, जो कि भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ दोस्तों, जो पंचमपल्ली से स्टार्ट हुआ था साउथ में, और यहीं से ये चीज़ें हुई, और जिसमें आपका अपने बिहार के दरभंगा महाराज के द्वारा भी बहुत ज़्यादा ज़मीन दिया गया था दोस्तों, है ना। और भी बहुत सारी जो हैदराबाद के भी जो निज़ाम थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा भूमि दान की थी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें रही थी जिससे किसानों को थोड़ा सा वो मिले कि वो अपने काम को और आगे बढ़ा सके, है ना। क्योंकि किसान तो पहले रेन में ही इतने ज़्यादा हो चुके थे, साहूकार का एक अलग से वो भौकाल था, फिर आपका रहाई था, तो वो सब चीज़ें थी जिससे इन लोग को ओवरकम होना था। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, और इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों, है ना। यही दोनों मतलब उस समय के थे, तो याद रखिएगा। और इसी का मतलब नाम आगे चल के चेंज किया गया 1928 में दोस्तों, जिसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, है ना। इसी के नाम से भी जाना जाता है ये एक्चुअली। तो इसका नाम एक्चुअली ये बाद में चल के बदला गया था। चलिए कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। तो दोस्तों दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी दोस्तों, है ना। आपको पता ही है दिल्ली दरबार 1911 में ये ऐलान कर दिया गया कि कोलकाता से राजधानी जो हो जाएगी वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी, है ना। याद रखिएगा, कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट किया गया भारत की राजधानी को 1911 का दिल्ली दरबार में। और इसी समय में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया था दोस्तों, है ना। किससे? बंगाल से, याद रखिएगा दोस्तों, वेस्ट बंगाल से। फिर बाद में चल के उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया, आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों बीसीसीआई का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये दिसंबर 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ था दोस्तों, जिसके अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आपको पता ही है, दादा हैं इसके अध्यक्ष, दादा मतलब सौरव गांगुली, है ना। और इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मोटा भाई के बेटे हैं। और दोस्तों आपको पता ही है दादा के बारे में, इनको अभी अभी हाल ही में ब्रिटिश की संसद द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। तो ये करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। और ये 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? केसर सागा है। केसर सागा क्या है दोस्तों? तो ये एक्चुअली में एक कोंकणी महाकाव्य है, तिब्बती महाकाव्य है। केसर सागा जो है दोस्तों वो तिब्बती महाकाव्य है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? तो भारत के महान न्यायवादी होते हैं, आपको पता ही है दोस्तों। ये एक्चुअली भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, जो है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी विधि अधिकारी एक्चुअली होता है ना, इसको इन्हीं को एक्चुअली भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है, कानूनी तौर पे ये सलाह देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में कुल अनुसूचियों की संख्या, भारतीय संविधान में एक्चुअली कुल अनुसूचियों की संख्या अब 12 हो चुकी है, लेकिन पहले 8 हुआ करती थी दोस्तों। पहले 8 हुआ करती थी, 4 उसमें बढ़ाई गई, तो अब टोटल 12 हो गई है ना, याद रखिएगा। चलिए स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वाधीन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव से हुआ करते हैं दोस्तों, जीरादेई, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनके विरोध में कोई भी कैंडिडेट नहीं था, चुन लिए गए, वो थे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी दोस्तों। इनका समय था 1977 का, जब मोरारजी देसाई पीएम हुआ करते थे दोस्तों, है ना। ये एक्चुअली इंदिरा गांधी के जस्ट बाद वाला समय था, तो इस वजह से इनके विपक्ष में कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे रीजन थे। तो
चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान में भारत की व्याख्या है। संविधान में भारत की व्याख्या कैसे है दोस्तों? तो भारत जो है वो राज्यों का एक संघ के रूप में बताया गया है ना। क्या है दोस्तों? भारत को राज्यों के संघ के रूप में बताया गया है ना। अब ये एक्चुअली अगर मैं बात करूँ कि आपका इसको मतलब एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है एक्चुअली? ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है ना। आर्टिकल 1 में तो एक्चुअली क्लियरली मेंशन है, याद रखिएगा, राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। और इन्होंने क्यों करवाया था ये? तो मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली जो मालवा और गुजरात की सेनाएं थी, उन दोनों पे इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। उसी के स्मारक के रूप में इन्होंने ये करवाया था ना। और ये कब करवाया था दोस्तों? तो ये 1442 से 1449 के बीच में करवाया था ना। 1442 से 1449 के बीच में ये काम करवाया था ना, ये विजय स्मारक बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद, इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। किससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां। किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कूल के विचार पर जोर दिया था? तो सुलह-ए-कूल एक्चुअली ये क्या था दोस्तों? तो ये किया था अकबर के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। ये एक्चुअली था क्या? अब देखिए, अकबर के मन में एक विचार आया था, मतलब ये चीज़ें हैं कि हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ये एक्चुअली एक विचार था। अब ये क्या कि उनने एक चीज़ फील करी थी कि सभी धर्मों का तो एक ही उद्देश्य है ना। एक्चुअली मैंने जब जोधा अकबर देखी थी तभी मैंने इस चीज़ नोटिस करी थी। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलिटी दिखी उसमें कि अकबर ने ये फील किया था कि सभी धर्मों का उद्देश्य तो एक ही है, तो क्यों ना उनके सारे धर्मों का जो अच्छी बातें हैं उन सबको लेकर एक अपने राजपाट को आगे बढ़ाया जाए, उन सारे धर्मों को। तो इन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया था दोस्तों, आपको पता ही है। और भी ऐसे मुस्लिम वंशज रहे जिन्होंने अपने जो दूसरे धर्म वाले लोगों को ज़्यादा वो नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। तो इसी वजह से तो इन्होंने जजिया कर भी हटाया था दोस्तों। जो हिंदू अपने भगवान को दर्शन करने के लिए जाते थे तो उन पे जो कर लगाया जा रहा था उसको इन्होंने समाप्त किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी वजह से तो ये एक महान राजा थे दोस्तों, शासक थे। चलिए अगला प्रश्न है, तेरा ताली डैश के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये तेरा ताली कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये है राजस्थान के कमार जनजाति का, है ना। राजस्थान के कमार जनजाति का लोक नृत्य शैली है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव आपने पढ़ा ही होगा, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है। तो दमन दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है दोस्तों? तो वो है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी इन दोनों को अलग करती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरती है? निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, भारत से होकर गुजरने वाली एकमात्र रेखा कर्क रेखा है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने? 8 राज्यों से। अगर मैं 8 राज्यों की बात करूँ पूरब से पश्चिम के तरफ की, तो आपका मिजोरम हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है दोस्तों। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, गिनते चलिएगा। फिर आपका झारखंड आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर आपका मध्य प्रदेश आ गया, फिर आपका राजस्थान आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों? गुजरात आ जाता है ना। ये टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो गए। देखिए ये 8 राज्यों को क्रॉस करता है कर्क रेखा, है ना, याद रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, और बाकी और भी रेखाएं हैं जो भारत से लेकिन क्रॉस नहीं करती है, भारत से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। चलिए
अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की जलवायु, तो दोस्तों भारत की जलवायु आपको पता ही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो जो विंध्य पर्वत है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आती है। कौन सी? अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है दोस्तों, है ना, इसी श्रेणी में आती है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका अरावली की पर्वत हो गया, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो गई, पूर्वी घाट हो गई, ये सभी कहीं ना कहीं अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आपको अगर ये सीज़न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को विजिट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि लाइक्स नहीं देखने को मिलती है हमें, तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन थोड़ा लो होने को होता है। लेकिन कोई इशू नहीं है दोस्तों, हम लोग रेगुलर ट्राई करेंगे कि आप लोग को दें, है ना, क्योंकि फाइनली तो हमारा प्रैक्टिस ही मोटिव है, जो कि प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करके उसको शार्प बना देता है, अच्छा बना देता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कृत्रिम झील गोविंद सागर है। कृत्रिम झील गोविंद सागर कहाँ है दोस्तों? तो ये एक्चुअली पंजाब में है। अब देखो कृत्रिम झील जो गोविंद सागर है ना दोस्तों, ये कैसे हुआ? ये एक्चुअली सतलज नदी पर भाखड़ा बांध है, आपको पता ही है, वन ऑफ द मतलब बहुत बड़ा बांध है दोस्तों। और इसका निर्माण हुआ ना तो उसी समय क्या हुआ कि एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण हुआ भाखड़ा बांध बनने के क्रम में। तो वही झील को हम लोग गोविंद सागर के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। और ये पंजाब में स्थित है भाखड़ा बांध। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सॉरी मैंने भाखड़ा बांध कह दिया, पंजाब और सॉरी हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के बॉर्डर पे आता है। तो ये वाला जो एरिया पड़ता है ना गोविंद सागर, ये एक्चुअली आपका होता है हिमाचल प्रदेश में। अब देखो ये बॉर्डर पे दोनों का है वो, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई इशू नहीं है, सॉरी। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में किन्हें जोड़ता है? पाल घाट किसको जोड़ता है दोस्तों? तो ये एक्चुअली पश्चिमी एरिया में पड़ता है दोस्तों, है ना, पालघाट, जो कि पालघाट दर्रा है, ये पश्चिमी घाट में स्थित है दोस्तों, एक पहाड़ी दर्रा है। और ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है दोस्तों। किसको? तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर पठार है, तो दोस्तों जो छोटा नागपुर पठार है वो क्या है दोस्तों? तो ये स्थलीय प्रायभूमि है दोस्तों, स्थलीय प्रायभूमि है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर आपको पता ही है, छोटा नागपुर का बहुत थोड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में, थोड़ा हिस्सा आपका वो छत्तीसगढ़ से, है ना, और बिहार से भी थोड़ा हिस्सा, उड़ीसा से भी थोड़ा हिस्सा इसको वो करता है ना, मिलता है, टच करता है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, याद रखिएगा। और इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है छोटा नागपुर का वो झारखंड में हुआ है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। सारी की सारी चीज़ें क्लियर होनी आवश्यक है। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है दोस्तों? तो सबसे अधिक खारा जो है वो पानी किसका है दोस्तों? तो ये सांबर झील का है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, सांबर झील। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये राजस्थान में पड़ता है सांबर झील। सबसे बड़ा झील है दोस्तों खड़े पानी का। लेकिन अगर तटीय झीलों की बात कर ली जाए तो उसमें चिल्का लेक आपको पता ही उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। ये खारे पानी का एक लैंगून झील है, आपको पता ही होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उलड़ और डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। ये दोनों मीठे पानी की झील है ना, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है। ये कितना मीलों तक है दोस्तों? तो ये 12 मील तक है। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व की अगर बात कर ली जाए तो भारत समुद्री मीलों तक है दोस्तों, है ना, 12 समुद्री मीलों तक होता है, 12 समुद्री मीलों तक होता है दोस्तों, है ना, समुद्री मीलों तक होता है, याद रखिएगा। इस पे क्या होता है एक्चुअली 12 समुद्री मीलों तक इस क्षेत्र पे क्या होगा? भारत का ही पूरा अधिकार होगा, है ना, जो भी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो देखो दोस्तों बिहार में गंगा से मिलती है और इसी को क्या किया गया यहाँ पे एक सीरीज वाइज दिया गया है, कौन सबसे पहले मिलती है कौन बाद में मिलती है, ऐसा कुछ करके ना देख लेते हैं आगे क्या एक्चुअली पूछा जा रहा है। हाँ कुछ ऐसा ही है। अब देखो सबसे पहले कैसे कैसे क्या क्या मिलती है आपको मैं बता दूँ कि घाघरा सबसे पहले आपको पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे अच्छा सा बना दूँ,
ऐसा कुछ अगर बिहार का नक्शा है, मैं एग्जैक्टली तो बहुत अच्छा नहीं बना पाया, फिर भी कोशिश करी मैंने। देखो अब मैं यहाँ पे नदियों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिखा देता हूँ। चलो अब देखो, सबसे पहले जो यहाँ से आती है एक नदी, देख रहे हो, जो कि यूपी से भी टच करती हुई आती है, फिर एक यहाँ से ऐसे करके आती है। यहाँ पे जो जो दी गई है मैं उसी को बस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। घाघरा हो गया, गंडक हो गया, सोन नदी हो गया दोस्तों, पुनपुन हो गया, बस। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और ये आपकी हो गई गंगा नदी। अब देखो सबसे पहले कौन मिल रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले मिल रही है घाघरा नदी, फिर गंडक मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे निम्नलिखित में से, तो इसको हम लोग सीरीज वाइज देख लेते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसको मैप में एकदम एग्जैक्टली देखना पड़ेगा ना, तभी जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे घाघरा हो जा रहा है, फिर उसके बाद गंडक आ जाती है, फिर सोन आ जाती है, फिर पुनपुन आ जाती है ना, ऐसा समथिंग है। मैं एग्जैक्टली इसको पता नहीं कैसे करूँ। ये चारों की चारों नदियाँ दोस्तों लेकिन गंगा से ही मिलती है, ये तो एग्जैक्ट हो गया। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन कोई सीरीज मतलब कौन पहले मिलती है ये तो नहीं पूछ रहा ना, तो इसी वजह से हमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। चारों की चारों नदी गंगा में मिलती है, तो चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा था, लेकिन कोई इशू नहीं है, मुझे लगा इसका सीरीज बताना है, कोई इशू नहीं है, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में कौन एक बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, तो दोस्तों जैसा आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चेन्नई एक ऐसा बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों, है ना, मानव निर्मित बंदरगाह है, याद रखिएगा। इसको कब बनाया गया था दोस्तों, तो इसको 1859 में बनाया गया था, है ना, 1859 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पाक जलडमरू मध्य भारत के अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को किस देश से अलग करता है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे। देखिए पाक जलडमरू मध्य में आप कंफ्यूजन हो के शायद पाकिस्तान लगा दो, लेकिन इसका राइट आंसर पाकिस्तान नहीं होगा दोस्तों। पाक लिखने से पाकिस्तान नहीं होगा, ये एक्चुअली श्रीलंका और भारत दोनों के अलग करता है दोस्तों। पाक जलडमरू, है ना, श्रीलंका और भारत को अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य, याद रखिएगा। जल डमरू मध्य का मतलब होता है दो बड़े बड़े जल के समूहों को मिलाना आपस में, इसी को पाक जल डमरू मध्य कहते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, तो दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था और इसी को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है, कौन से अधिकार 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं, मतलब 1978 में इसको हटा दिया गया था दोस्तों। तो आपको पता ही है संपत्ति का अधिकार, जो कि आपका मौलिक अधिकार से हटाकर किस में डाला गया था दोस्तों, तो ये कानूनी अधिकार में डाला गया था। ये मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 में हुआ करता था दोस्तों, लेकिन इसको हटाकर किस में, कानूनी अधिकार में आर्टिकल 301 में रख दिया गया दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर अब कानूनी अधिकार है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने पीछे भी क्वेश्चन में एक बार पढ़ा था कि पहली बार भारत में गठबंधन की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के समय में, जबकि ये उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, है ना, 1977 की बात है, याद रखिएगा। और उस समय मतलब बिना कोई विरोध के नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद पे आए थे दोस्तों, है ना, ये भी याद रखिएगा।
निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? देखते हैं दोस्तों कौन सी रबी फसल नहीं है। आपको पता ही है दोस्तों, रबी फसल गेहूँ, चना, जौ रबी फसल है, लेकिन ये जो मक्का है ये खरीफ फसल है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? नगर निगम का कार्य एक्चुअली होता क्या है? बिजली आपूर्ति करना, स्वास्थ्य की सफाई, सार्वजनिक कार्य हो गए, जैसे मलेरिया का आता है ना दवाई छिड़काव, तो निगम का ही काम है शहरों में। फिर आपका बिजली और जल की आपूर्ति हो जाती है, टैंकर पहुंचाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सब नगर निगम का ही काम होता है। साफ़ सफाइया से रिलेटेड काम करवाओ, पर डे सुबह में गाड़ी कचरा वाली भेजो, गली गली सब तरफ साफ़ सफाइया करवाओ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी की है। लेकिन कानून और व्यवस्था जो है दोस्तों, ये नगर निगम का काम नहीं है, याद रखिएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, जो कि IAS वाईएस बनते हैं, ये सब इसी सब के काम के लिए होते हैं ना। और भी बहुत सारे सरकार और कार भी होती है, तो ये सब कहीं हो गए, है ना। चलिए याद रखिएगा दोस्तों। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा नहीं है दोस्तों, देखना है हमें। देखिए, मछली घर हो गया, फसल क्षेत्र हो गया, बगीचा हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, कौन सा कृत्रिम तंत्र नहीं है। देखो, यह जंगल हो गया। जंगल क्या हम लोग खुद से करते हैं क्या? जंगल तो एक्चुअली एक नेचर है ना, नेचुरल है ना, तो ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं आएगा दोस्तों। बाकी सब चीज़ें, बगीचा लगाना मतलब बगीचा अपने अकॉर्डिंग, तो ये तो कृत्रिम हो गया। मछली घर, मछली का घर बना। फसल क्षेत्र, फसल तो खुद से होती है। लेकिन यहाँ पे जो जंगल हो जाएगा ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कृत्रिम क्षेत्र में नहीं आएगा, है ना, ये प्राकृतिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो रक्त का कौन सा होता है दोस्तों, आपको पता ही है। प्लेटलेट्स की कमी होने से क्या होती है? खून का बहना तेज हो जाता है। प्लेटलेट्स जितना ज़्यादा होगा, रक्त का थक्का होगा, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। जिसके वजह से क्या होता है, अगर आदमी में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो क्या होता है, अगर कहीं कट जाए तो वहाँ से खून रेगुलर गिरते ही रह जाता है। प्लेटलेट्स की कमी से ही ऐसा होता है दोस्तों, ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? अस्थायी तत्व की बात की रही है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अस्थायी तत्व हो जाएगा आपका ऑक्सीजन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ऑक्सीजन में सेम होती है ना, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो दोस्तों, उभयचर कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों वो हो जाएगा बायोफाइटा, है ना, बायोफाइटा वर्ग। एक्चुअली ब्रायोफाइटा वर्ग को ही वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है ना, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? जल में घुलने वाला CO2 गैस उत्पन्न करता है। जल में अगर CO2 को रखा जाए तो ये क्या उत्पन्न करेगा दोस्तों? तो ये एक दुर्लभ अम्ल उत्पन्न करेगा, है ना दोस्तों, दुर्लभ अम्ल, याद रखिएगा। क्योंकि देखो, अगर मैं इसका वो फार्मूलेट की बात करूं, देखो जल एक्चुअली क्या होता है, H2 होता है, CO2 को मिला दिया, क्या बनेगा? देखो यहाँ पे H2 एक ही है ना, फिर एक C हो गया यहाँ पे, फिर O2 है और यहाँ पे एक है तो O3 हो गया। तो H2CO3 बनाना, H2CO3 एक्चुअली होता है कि ये तो कार्बनिक अम्ल ही है ना, कार्बनिक अम्ल है। तो जल में अगर CO2 को घोलोगे तो क्या होगा? कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा। क्या बनेगा? कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा, और यही एक दुर्लभ अम्ल भी है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सिरका डैश का व्यापारिक नाम है। तो दोस्तों, सिरका जो होता है ना, वो एक्चुअली किसका व्यापारिक नाम है दोस्तों? तो ये एसिटिक एसिड एक्चुअली में होता ही है, आपको पता ही है। एसिटिक एसिड को ही सिरका कहते हैं, एसिटिक एसिड। अब देखो, जब इसका जलीय विलयन होता है ना, तो इसमें 6 से 7% पता है एसिडिक एसिड होता है और बाकी की पानी ही होती है। तो मैक्सिमम इसमें पानी ही होता है, कंटेन करता है पानी। चलिए, याद रखिएगा। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, क्रायोजेनिक्स। तो दोस्तों, क्रायोजेनिक्स जो एक्चुअली होता है वो विज्ञान की वह शाखा है जो अति निम्न तापमान और उसके अनुप्रयोगों से जुड़ी होती है ना। क्या होती है? एक वह शाखा है क्रायोजेनिक्स जो निम्न तापमान, वेरी लो टेम्परेचर, और उसके
अनुप्रयोगों से जुड़ी होती है ना, उसी के अनुप्रयोगों से जुड़ी होती है, तो बहुत ही लो टेम्परेचर से होता है दोस्तों, इसका संबंध है इसका वेरी लो टेम्परेचर से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, है ना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो दोस्तों प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था ना, वो ह्यूजेंस के द्वारा प्रतिपादन किया गया था इसका, है ना, ह्यूजेंस के द्वारा, याद रखिएगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। देखो अब यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात क्या है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत यहाँ पूछ रहा है, अगर वही प्रकाश का कणिका सिद्धांत पूछ लेता तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया था दोस्तों, न्यूटन सर के द्वारा, याद रखिएगा। चलो, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरती है कहाँ से? प्रकाश की गति कहाँ पे न्यूनतम होती है? तो दोस्तों आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे कम होगा? जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगी, ये ऐसा हम लोगों ने पढ़ा ही है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देख ही पा रहे हो कि कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? देखो 0 से 10 की बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का है। 0 से 4 तक आपको पता ही है क्या होता है, पहले बढ़ता है, फिर 4 के बाद क्या होता है, आफ्टर 4 क्या होता है, प्लस 4 क्या होता है, ये घटता है, आपको पता ही है। जल का आयतन 0 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है ना, 4 से 4 को क्रॉस करता है तो वो घटने लगता है। तो यहाँ 10 की बात हो रही है ना, तो 0 से 10 तक जाओ, 4 तक तो बढ़ेगा, फिर तो घटेगा ही ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, ये तो घट रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मोटरसाइकिल में पश्चिम दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो देखो दोस्तों, आप किसी भी वाहन में देखते होंगे साइड मिरर के रूप में एक होता है, वो दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण होता है एक्चुअली? वो एक्चुअली करता क्या है, जो भी पीछे के ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं उसको ये जूम करके दिखाता है ना, एकदम क्लियर दिखाता है, जूम करके बड़ा दिखाता है, जो कि एकदम क्लियर विजन होता है और सीधा भी दिखाता है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको पता ही है, ये होता है आपका उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब देखो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर खींचनी हो तो उसके लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कंपास का उपयोग, है ना दोस्तों, याद रखिएगा कंपास का उपयोग किया जाता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये थे वेक-वेरल, है ना, वेक-वेरल थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? तो दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका समताप मंडल में, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है दोस्तों ओजोन परत। और आपको पता ही है ओजोन परत का क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी सन से जो किरणें आती है ना, सन से, तो उसमें बहुत सारी ऐसी हानिकारक किरणें भी होती है दोस्तों, जैसे कि पराबैंगनी किरणें हो गई, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। लेकिन इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे एक ओजोन लेयर होता है जो क्या करता है, इसका मैक्सिमम क्या करता है, इधर के साइड ही रोक लेता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है ना ओजोन लेयर। अब धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी के समय में कि ये ओजोन लेयर का परत जो है ना, जो लेयर है ना इसका, वो लगभग बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा है लेयर इसका। और इसका जो रीज़न है कहीं ना कहीं आपका, हम लोग का जो भी ह्यूमन बिहेवियर है, जो भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जिससे जो गैसेस निकल रही है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसानदेह है। CO2 हो गया, CFC हो गया, ये सब चीज़ें गैसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, और यही ओजोन लेयर को बहुत ही पतला कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से। और इससे क्या नुकसान होने वाला है, तो जो भी सन से जो किरणें आएगी, जो हानिकारक किरणें आएंगी ना, वो ओजोन लेयर अगर पतला हो जाएगा तो इसको भेद के अपने एटमॉस्फेयर में इन कर जाएंगी और हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगी। तो आगे चल के ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होने वाली है इस को लेकर, है ना। तो याद रखनी है, इससे थोड़ा सा हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, एवरग्रीन वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा मतलब अपने यूज़ में लेना पड़ेगा, थोड़ी सी महंगी से लेकिन लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को नहीं बचाओगे ना तो हमारा फ्यूचर कहीं भी नहीं है।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकाश के परिकिरण का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है जो प्रकाश के परिकिरण का उदाहरण नहीं है? तो देखो आप यहाँ पे आकाश का नीला रंग, ये तो प्रकाश के परिकिरण का ही उदाहरण है दोस्तों। आकाश जो है वो नीला कलर का दिखता है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना भी प्रकाश के परिकिरण का ही उदाहरण है। गहरे समुद्र में जल का भी रंग हो जो नीला दिखाई पड़ता है ना, वो भी प्रकाश का ही परिकिरण का उदाहरण है। लेकिन तारे का टिमटिमाना जो होता है ना दोस्तों, वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। किसका? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तारे का टिमटिमाना आपको पता ही है, तारे टिमटिमाते कैसे? एक्चुअली जब तारे तो बहुत दूर होते हैं ना अपने अर्थ से, तो वहाँ से जो लाइट आ रही होती है ना, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जो पिंड होते हैं ना, बहुत सारा ऐसे एस्ट्रॉयड मीटियोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं उनके रास्ते में आते हैं, और जिससे क्या होता है कि लाइट जो होती है वो कभी लाइट का डायरेक्शन कटता है। जैसे कि आप यहाँ पे टॉर्च बारोगे, यहाँ पे आप एक टॉर्च बारोगे तो यहाँ से जो लाइट जा रही होगी, और यहाँ से आप कोई वस्तु को पास करा रहे हो, तो कभी कभी क्या होगा कि लाइट रुकेगी, फिर वस्तु पास हो जाएगी तो लाइट आएगी, रुकेगी पास हो जाएगी, रुकेगी आएगी, रुकेगी आएगी, ऐसा होता है ना। तो यही एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है, हम लोग को ऐसा मतलब फील होता है कि जो ये है तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कॉन्सेप्ट इसके पीछे का यही है, याद रखिएगा। तो ये जो होता है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ना, यही इसका उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। जस्ता किस में उपस्थित नहीं है दोस्तों, यही हमें देखना ही है। चलिए देख लेते हैं। अब एक्चुअली जस्ता होता क्या है? जो ब्रोंज मेडल होता है ना, ब्रोंज मेडल मिल रहा है, 3rd नंबर पुरस्कार मिलता है ना ब्रोंज मेडल किसी भी चीज़ में, तो ये किसको मिलता है दोस्तों? अब एक्चुअली जो 3rd नंबर पोजीशन पे आता है किसी भी गेम में, तो उसको मिलता है ना फाइनल। लेकिन ये बनता कैसे है वो हमें जानना है आज की इस वीडियो में। तो तांबा और टीन का ही मिक्स करके इसको बनाया जाता है, तांबा और टीन को मिश्रण करके बनाया जाता है ना, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, तांबा और टीन को, याद रखिएगा। तो तांबा और टीन अगर कहीं है तो देख लो, नहीं तो एक्चुअली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, आपको पता ही है, जस्ता। पीतल में भी यूज होता है, रांगा में भी यूज होता है, और जर्मन सिल्वर में भी यूज होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। लेकिन कांस्य में इसका यूज नहीं होता है जस्ता का। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसके 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? किसमें, कौन सा ऐसा जीव है दोस्तों जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है दोस्तों? तो वो है मगरमच्छ, याद रखिएगा दोस्तों। मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है दोस्तों, है ना। हमारे अंदर तो 2 ही होता है ना, आपको पता ही है, हमारे अंदर तो 2 होता है मनुष्य के अंदर, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, एक धातु जिसमें लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो दोस्तों लोहे के साथ किस चीज़ को मिलाया जाता है? लोहे के साथ किस चीज़ को मिलाया जाता है दोस्तों? तो वो है क्रोमियम, याद रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रोमियम है। इसका लगभग 10% तो होना ही चाहिए, है ना, इसका 10% लगभग होना ही चाहिए स्टेनलेस स्टील बनाने में, याद रखिएगा। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होता है। जब अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है, यही पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये दोस्तों जल जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन का बनता है ना दोस्तों, मतलब उत्पन्न करता है हाइड्रोनियन आयन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड्रोनियम आयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोनियम आयन का उत्पन्न करता है ना, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है ये जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको ऐसे ही रेगुलर वाइज प्रैक्टिस सेट करने हैं तो दोस्तों, है ना, और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।